नमस्कार छात्रों, वसंत एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे शरीर का वह तंत्र जो शरीर को नियंत्रित करता है, दो या दो से अधिक अंगों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। जैसे लीवर और किडनी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जैसे बाहर के वायुमंडल और अपने शरीर की अंतर क्रियाओं के बीच नियंत्रण हो रहा है। जैसे धूल मिट्टी आ रही तो अपन उससे इस तरीके से बच रहे हैं, या कोई मच्छर काट रहा है तो उसको इस तरीके से मार रहे हैं या भगा रहे हैं। ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं वो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपकी बॉडी पर नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन के द्वारा हो रही हैं। ठीक है, तो ये वो जो सिस्टम है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसके संबंध में कुछ और बातें की थी, जैसे कि आपके शरीर के अंदर एक सिस्टम और है जो लगभग इसी प्रकार का काम करता है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम। वो भी आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लेकिन सबसे मुख्य भूमिका निभाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब ये तंत्रिका तंत्र जो है वो किन किन भागों से मिलकर बनता है या इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, वो आज का हमारा लेक्चर का मुख्य मुद्दा होगा, जिसपे अपन अभी थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ये मैं जानता हूं, और कुछ ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि इस चैनल पर नए हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे इससे संबंधित लगातार वीडियोस आपको मिलते रहें। दूसरी बात यही है कि लगातार वीडियोस कब मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पे भी टिक करना होगा। जो आपको बगल में घंटी दिखती है ना, उस घंटी को भी बजा दें। जब बेल आइकन पे टिक हो जाएगा तो उसके बाद लगातार नए वीडियोस की जो लिंक है वो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपको इससे संबंधित जो मुख्य पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। फिर आप तक पहुंचे हुए पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, याद कर लें, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएं, जिससे आपका उससे संबंधित पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बेसिकली तीन भागों से मिलकर बनता है, या तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन भाग पाए जाते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप भाषा शैली का इस्तेमाल करें और याद करें। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप पूरा लिखेंगे और मुख्य परीक्षा में जब इसको लिख के आएंगे तो पूरा ही लिख के आएंगे। ठीक है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये पेरिफेरल है यानी कि परिधीय। और तीसरा है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तीन प्रकार के तंत्रिका तंत्र आपके शरीर में है। इसमें से जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में बटा होता है। एक है आपका ब्रेन, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु। क्या? मेरु रज्जु, ना कि मेरी रज्जु। मेरी रज्जु नहीं करना है अपने को, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो लगभग अलग अलग प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इसमें दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। एक होगी आपकी कपाली तंत्रिका तंत्र, कपाली तंत्रिका कोशिका। ठीक है। दूसरी होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु रज्जु तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। ये दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हैं, आगे इनको अपन पढ़ेंगे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार से बटा होता है, एक परानुकंपी और एक अनुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार से आपको इनके डिवाइडेशन को याद कर लेना है। तंत्रिका तंत्र जो है तीन भाग में बटा है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा है। पहला है आपका ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु। ठीक है। फिर है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। एक कपाली यानी कि क्रीनियल नर्व्स, दूसरा स्पाइनल यानी कि मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो दो प्रकार से बटा होता है, यानी कि एक अनुकंपी दूसरा परानुकंपी। ठीक है, ये आपके तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए, आगे और भी हैं। आपका ये जो ब्रेन है वो आगे चल के 3 भागों में बटा होता है। ब्रेन यानी कि आपका जो मस्तिष्क है, देखो यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा ध्यान रखना, आपने कंकाल तंत्र भी पढ़ रखा है। ठीक है, कंकाल तंत्र यदि नहीं पढ़ा है तो इसके पिछले लिस्ट में आपको मानव शरीर संरचना वाली एक प्ले लिस्ट है, उसके अंतर्गत मानव कंकाल तंत्र मिल जाएगा, आप वहां से वो पढ़ लेना। मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ी थी खोपड़ी। खोपड़ी यानी कि ये हड्डियों का ढांचा, इस हड्डी के ढांचे के अंदर जो है वो है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ठीक है, खोपड़ी अलग है, खोपड़ी मतलब वो हड्डी का ढांचा, खोपड़ी के अंदर जो मसाला आपका भरा हुआ है, मसाला यानी कि जो मस्तिष्क है वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ब्रेन अलग है, खोपड़ी अलग है। ठीक है, ब्रेन का अध्ययन अपन नर्वस सिस्टम में कर रहे हैं, खोपड़ी का अध्ययन अपन ने करा था कहाँ पे, तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, तो जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। लेकिन हमें ये सामान्य शब्द जो है वो याद तो रखने ही है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े मेडिकल टर्म्स भी हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, वो याद रखने हैं। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हम याद रख रहे हैं, इसी अनुसार हमको यहाँ पे भी ब्रेन के 3 जो पार्ट हैं वो याद रखने हैं। थोड़ा इसको अलग से डिजाइन देखते हैं। ये है आपका ब्रेन। ब्रेन मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड है, वो 3 कौन कौन से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रोसेंसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मीसेंसेफेलॉन और पश्च मस्तिष्क यानी कि रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, रोम्बेनसेफेलॉन। ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है, यानी कि मस्तिष्क का ये अग्र भाग है, आगे वाला भाग है, ये मस्तिष्क का मध्य वाला भाग है, बीच वाला भाग है, और ये मस्तिष्क का पश्च यानी कि पिछला भाग है। इस कारण इनको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, अब ये अग्र मस्तिष्क को अपन फोर ब्रेन भी कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन भी कहते हैं और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन भी कहते हैं। ये उनकी स्थिति के आधार पर इंग्लिश के नाम हो गए, लेकिन आपको जो याद रखने हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेंसेफेलॉन है वो भी आगे चल के 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, वैसे तो 3 में होता है, लेकिन जानने के लिए 2 ही बहुत हैं, बट 3 बता देते हैं। प्रोसेंसेफेलॉन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क है, इंग्लिश में इसको प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं। फिर अग्र मस्तिष्क के बाद होता है आपका ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब, हिंदी में इसको कहते हैं घ्राण पिंड। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, इस डायन के 2 बच्चे होते हैं, थोड़ा इस तरीके से याद कर लेना। डायन के कितने बच्चे हैं, 2। पहला कौन सा बच्चा है, थैलेमस। थैलेमस यानी कि छोटा बच्चा, और दूसरा है हाइपोथैलेमस यानी कि बड़ा बच्चा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके चीजें थोड़ा आगे बढ़ती जाएंगी, नाम थोड़ा आपको टफ लगते जाएंगे, लेकिन नाम के बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा थोड़ा और इसको आसान करने का। मस्तिष्क जो है वो 3 पार्ट में बटा है, प्रोसेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। जो मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि बटा हुआ है। पहला सेरेब्रम यानी कि अग्र मस्तिष्क, फिर उसके बाद ओल्फैक्टरी लोब यानी कि घ्राण पिंड, और उसके बाद डायनसेफेलॉन यानी कि डायनसेफेलॉन, और वो 2 भाग में बटा है, यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दोनों ग्रंथियां हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ता है आपका नेक्स्ट मध्य मस्तिष्क, जो आगे चल के 2 भाग में विभाजित होता है। एक है कार्पोरा, कार्पोरा ये पूरा नाम है क्वार्टिजेमिना, क्वार्टिजेमिना।
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जी एक ही शब्द है। और दूसरा है सेरेब्रल पेंडिकल, सेरेब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा आप अच्छे से याद करने का प्रयास करना। यहां सेरेब्रल है, यहां सेरेब्रम है, और रोम्बेनसेफलन यानी कि मध्य पश्चिम मस्तिष्क जो है वो भी दो भाग में बटा हुआ है। एक है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, और दूसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है इसका बेटा? ऑब्लोंगेटा। बड़ा खतरनाक नाम है ऑब्लोंगेटा, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है लेकिन बहुत काम का है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये है आपके मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले कुछ भाग। एक आध दो और बच गए हैं लेकिन इतना खास जरूरी नहीं है इसलिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो मस्तिष्क तीन भाग में डिवाइड है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र को प्रोसेंसेफ्लन, मध्य को मीसेंसेफ्लन और पश्च को रोम्बेनसेफ्लन। अग्र मस्तिष्क तीन पार्ट में डिवाइड है, सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी, डायंसेफ्लन। सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरेब्रम है। सेरेब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है वो है सेरिबेलम। इसको अग्र मस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे अग्र मस्तिष्क लिख दिया है, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, उसको समय रहते अपन सुधारने का प्रयास करते हैं। अग्र मस्तिष्क ये प्रोसेंसेफ्लोन है। ठीक है, ये जो है इसको अपन कहते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, ये प्रमस्तिष्क है हिंदी में। क्या है ये? प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, और ये जो है सेरिबेलम, इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। ये मानव के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अगर ये पूछा जाए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो फिर ये कहलाता है आपका सेरिब्रम, और दूसरा सबसे बड़ा भाग तो सेरिबेलम। सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, और बीच में सेरेब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। अब इनके काम को समझो, तो सेरिब्रम क्या काम कर रहा है? सेरिब्रम आपके मस्तिष्क के अंदर याददाश्त शक्ति को बनाता है। आप कुछ चीज भूल जाते हैं तो उसको याद करने में मदद करता है। आपकी योग शक्ति को बनाने का प्रयास करता है, आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। आपके शरीर में जो मुख्य नियंत्रण कक्ष है वो यही है। आपके शरीर में बुद्धि का केंद्र है वो यही है। ठीक है, तो ये जो मुख्य मानव के मानव होने के पीछे का मुख्य कारण है वो सेरिब्रम ही है। ये अन्य जानवरों में कम विकसित होता है, मानव में सबसे ज्यादा विकसित है। आपके अंदर विकसित है, मेरे अंदर विकसित है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम कहलाता है, जो याद रखने में, सोचने समझने में, विचार बनाने में, निर्णय लेने में, निर्णयों का विश्लेषण करने में, नए विचारों को जन्म देने में, नए नए विचार को मंथन करने में, बुद्धि के केंद्र के रूप में, योग शक्ति के रूप में, इच्छा शक्ति के रूप में, इन सब चीजों पर काम करता है आपका सेरिब्रम। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या है कि किसी चीज को अगर पसंद करते हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं। धीरे धीरे क्या, अपन मेले में जा रहे हैं बच्चों को लेके और बच्चे ने बोला गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो मतलब चाहिए, नहीं दिला रहे चाहिए, उसको कितना ही समझा लो, अरे नहीं यार तुम तो अच्छे बच्चे हो, ऐसे जिद नहीं करते, वो वहीं फैल जाएगा, वहीं लूट जाएगा, नहीं चाहिए मतलब चाहिए। अच्छे बुरे बच्चे बाद में डिसाइड करेंगे। तो उनका सेरिब्रम कमजोर होता है, मतलब वो उतने समझदार नहीं होते जो स्थितियों को समझ पाते, तो इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। अब अपन बड़े हो गए, अब अपने को क्या चाहिए? बुलेट चाहिए, हायाबूसा चाहिए, रॉयल एनफील्ड चाहिए, लेकिन जेब में बजट ही नहीं है, तो इच्छाओं पर नियंत्रण कर दे, अरे नहीं यार बेकार बाइक है, अपन प्लेटिना लेंगे 75 का माइलेज। तो ये क्या है? इच्छाओं पर नियंत्रण हुआ ना, सेरिब्रम। तो आपके शरीर में इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट काम जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा की वो सब सेरिब्रम से हो रहा है। ठीक है, तो ये बुद्धि का केंद्र है। परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का केंद्र है? अच्छा एक प्रश्न और, मानव का जो मस्तिष्क है उसका वजन होता है लगभग 400 ग्राम।
मानव में, मनुष्य के अंदर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो पुरुषों की बात कर रहे हैं। यदि महिलाओं की बात करेंगे तो 1350 होता है। 1350 ग्राम वजन होता है महिलाओं के मस्तिष्क में। ये महिलाओं की खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है ना, वो 1350 ग्राम का है। लेकिन अगर पुरुष की बात करेंगे तो 1400 ग्राम का है। 50 ग्राम उधर कम है अपने अंदर, पुरुषों के अंदर ज्यादा है। लेकिन फिर भी समझदारी दोनों में बराबर है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओल फैक्ट्री। तो ये ओल फैक्ट्री क्या काम कर रहा है? ये आपके शरीर में सूंघने की क्षमता पर नियंत्रण करता है। कुत्ते में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। ये एक मछली में भी होती है, शार्क की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको डॉग फिश भी कहते हैं। आप क्या ही सूंघ पाएंगे, ज्यादा बोल देंगे अरे यार मेथी के पराठे बन रहे हैं, कहीं मूली के पराठे बन रहे हैं, अरे भैया कहीं ना कहीं बघार लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है। तो ये आप सूंघ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर सूंघने की क्षमता जो है ओल फैक्ट्री लोब यानी कि घ्राण पिंड के माध्यम से विकसित हो रही है। जब जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है, सूख जाती है, तब अक्सर क्या होता है, आपकी सूंघने की क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है ना। तो ये उसका कुछ स्पष्ट लक्षण है अलग अलग रोगों का। डायनसेफेलॉन जो है वो दो भाग में डिवाइड है, एक है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या है? हाइपोथैलेमस। अब ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। थैलेमस जब कोई व्यक्ति को चोट लगती है, चोट शारीरिक, हाँ, भावनात्मक नहीं, जैसे कोई छोड़ के चली गई तो वो दिल पे चोट लग गई, तो वो चोट अलग है। यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है, जैसे अपन जा रहे थे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को अपने देखा, बोले अरे इतने में गाड़ी ठुक गई, गिर गए, गिरने के बाद उठे, चोट झड़ाई, ऐसा करके मिट्टी झड़ाई और देखा यार छिल गए। अब वो छिलने से जो दर्द हो रहा है वो शारीरिक चोट है। तो किसी व्यक्ति को चोट लगती है, उससे जो दर्द होता है, उस दर्द को महसूस कराने का काम करता है यही थैलेमस। साथ ही साथ आपको ठंड लग रही है तो ठंड को भी यही महसूस करा रहा है, गर्मी लग रही है तो यही महसूस करा रहा है, यानी कि सर्दी, गर्मी और साथ ही साथ आपको चोट लगने पे जो दर्द हो रहा है, उन तीनों प्रकार की भावनाओं को महसूस करने का काम यहीं से होता है। जैसे आपको ठंड लगती, कपकपी छूटती, इसी के माध्यम से। गर्मी लगती है, एक एक करके गर्मी लग रही है, एसी चालू करो, पंखा चालू करो, कपड़े उतार देते हैं, टी शर्ट वगैरह। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने को ये जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो यहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस ये बड़ा भाई है ना, डायनसेफेलॉन जो है ना, डायन के दो बच्चे हैं, एक थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और बड़े काम करेगा। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस आपके शरीर के अंतर्गत क्या कर रहा है? भूख पर कंट्रोल कर रहा है। भूख लग रही है ना, तो यही कंट्रोल कर रहा है। भूख, प्यास, टेम्परेचर, गुस्सा, क्रोध, प्यार, लव, ये सब फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है। बेचारा दिल ऐसे ही बदनाम है। दिल के बारे में कहते हैं ना कि अपने को कोई अच्छा लग रहा है, उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, उसी के बारे में अपन चीजें दिन भर महसूस करते जा रहे हैं। वो भले ही अपने से बात नहीं कर रही है, और अगर बात कर भी रही तो सीधा यही बोल रहे हैं, प्लीज भैया अब मुझे फोन मत लगाया करो। फिर भी अपन रात में सपने बुनते जा रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, वो तो प्यार से ऐसे ही बोल, कब वो तो ऐसे ही बोल दिया उसने, भैया जैसी ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सब अपने मन में क्यों चल रहा है? ये इन सब चीज़ों के संबंध में अपन बोलते हैं ना कि अपना उधर दिल लगा हुआ है या दिल से ऐसी कोई भावना जुड़ी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल केवल पंपिंग का काम कर रहा है, दिल को इससे कोई मतलब भी नहीं है। ये सारी जो फीलिंग्स है वो यही हाइपोथैलेमस से जनरेट हो रही हैं। हाइपोथैलेमस ही यहाँ से इन प्रकार की भावनाओं पर नियंत्रण करता है। कभी गुस्सा आ रहा है तो गुस्से की भावनाओं पर नियंत्रण यही हाइपोथैलेमस कर रहा है। प्यार की भावनाएं यही हाइपोथैलेमस, भूख लग रही यही हाइपोथैलेमस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहे हैं। साथ ही साथ आपका कार्पोरा कार्टी जेमिना है, ये क्या काम कर रहा है? ये आपके देखने और सुनने की क्षमता पर नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आपकी आंख में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वही प्रतिबिंब एक बार मस्तिष्क में बनता है, उसके बाद आपको वो चीज दिखाई देती है, तो वो उस पर कंट्रोल करने का काम यही कार्पोरा कार्टी जेमिना है। आप जो सुन पा रहे हैं वो भी इसी की मदद से सुन पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे शरीर में कई अंग पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के डायरेक्ट नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, इनमें से जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क,
ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला बड़ा भाग तो आपको सेरिब्रम बता ही दिया, ये आपके शरीर को बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है। जब आपको चक्कर आते हैं ना, आप यहीं पे पकड़ के एकदम बेहोश हो जाते हैं। आपने 90s की मूवी में भी देखा होगा, अक्सर माँ और हीरोइन को चक्कर आते हैं, वो आते हैं और यहीं से पकड़ के धम्म से गिर जाते हैं। यहीं पे आपका सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, जो आपके शरीर को बैलेंस बनाता है, नियंत्रित रखता है, यानी कि आपके शरीर के स्थायित्व को बना के रखता है। ठीक है। बाकी का है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जितने भी काम बचेंगे वो सब करेगा। श्वसन दर पर नियंत्रण करेगा, ठीक है, हार्ट बीट पर नियंत्रण करेगा, ये सब काम करेगा। इसलिए इसको छोटा मस्तिष्क, आपने देखा होगा उस मूवी में, क्रांतिवीर मूवी, नाना पाटेकर बोलता है इधर नहीं मानने का, इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। तो ये वही है। अगर मूवी में बोल देता कि इधर नहीं मानने का, इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, आदमी मर जाएगा, तो अपने को मजा ही नहीं आता। इसलिए इसको छोटा दिमाग के तौर पे उसमें इस्तेमाल किया गया। इधर नहीं मानने का, इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। तो छोटा दिमाग किस संबंध में बात की गई थी? इसी संबंध में, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है बेटा, याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जो मस्तिष्क के अंदर अन्य जो जैविक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करता है। एक एक करके इनके काम को और डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे आपके परीक्षा में बनने वाले प्रश्न कवर हो सके। ठीक है, चलिए। जैसे तंत्रिका तंत्र को अभी अपन ने देखा, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भाग में विभाजित होता है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त, यानी कि सेंट्रल, पेरिफेरल और स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस। ठीक है, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत क्या पाई जा रही है? ये आपका मस्तिष्क पाया जा रहा है, और इसके नीचे पाई जा रही हैं ये आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, जो कहाँ से निकल रही हैं? यहाँ से निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ये स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु या मेरुदंड यानी कि वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम यानी कि मेरुदंड। तो मेरुदंड में आपने पढ़ा था 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? 33 जोड़ी हड्डियां किसमें पाई जाती हैं? बच्चों में। फिर ये वयस्क जब हो जाते हैं तो इसमें हड्डियों की संख्या हो जाती है 26। ठीक है, जोड़ी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इस तरीके से ये हड्डियां पाई जा रही हैं, इनके बीच से ही निकल रही हैं इस तरह से तंत्रिकाएं। देखो आपको दिखाई दे रही होंगी डायग्राम में, यहाँ से निकल रही हैं ये तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं क्या काम कर रही हैं? ये तंत्रिकाएं सूचनाओं के आदान प्रदान का काम कर रही हैं। तंत्रिका के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में इसके पिछले लेक्चर में सारी चीजें बता दी गई हैं, तो आप वहां से इस लेक्चर को कवर कर लेना। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र दोनों पर नियंत्रण करता है, जो 2 भाग में बटा है। एक है मस्तिष्क, दूसरा है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, ना कि मेरी रज्जो। ठीक है, मेरु रज्जु यानी कि ये इस प्रकार की जो संरचना, ये मेरु रज्जु है, और ये ऊपर जो दिखाई दे रही है ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट हो ही नहीं रहा है, हो गया है। मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है, सॉफ्ट ऑर्गन होता है, जो संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। सेंसिटिव नर्व टिश्यू जो होते हैं उनका बना होता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, ये आपके मस्तिष्क का डायग्राम है, जो आपकी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है। यही है जो आपके शरीर में सोचने, समझने और इन सब चीजों पे कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, ये इसका औसत भार जो है वो लगभग 1400 ग्राम होता है। यहाँ पे आयतन लिखा है, औसत आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे 1650। 1650 वॉल्यूम है, आयतन है मिलीलीटर में। जबकि औसत भार पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे 1400 ग्राम। ये मुख्य रूप से पुरुषों में होता है। यदि महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में होता है 1350 ग्राम। ये भार की बात हो रही है ना, भार जो है वो महिलाओं में है 1350 ग्राम, पुरुषों में है 1400 ग्राम। और आयतन की बात की जाएगी तो आयतन है 1650 मिलीलीटर। ठीक है, मस्तिष्क अस्थियों के एक खोखले कवर में सुरक्षित होता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं।
क्रेनियम अवस्था में अवस्थित होता है, क्रेनियम से ढके हुए एक स्ट्रक्चर में बना होता है जो बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। जैसे अपन ने ऐसे ठोक दिया ना, क्या बोले, दिमाग में ठोक दे, तो ऐसी स्थिति में ये हड्डी जो है ना वो आपके अंदर के ये ब्रेन को सुरक्षा दे रही है। ठीक है, अंदर की जो लेयर है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, जिसमें हड्डी से बने हुई संरचना के अंदर वो क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है अपना मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 प्रकार की झिल्लियों से घिरा होता है जिसको मस्तिष्क आवरण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेनिंजिस। अब इसी प्रकार का एक रोग भी होता है मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसी आवरण के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो सूजन आ जाने के कारण उसको मेनिंजाइटिस डिसीज कहते हैं। ये एक अलग प्रकार का रोग है जो अपन रोग के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लगभग 3-4 चीजें हैं जो फैक्चुअली पूछी जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है, ये नॉर्मल सी बात है, जो संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों से बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मस्तिष्क जो है वो संवेदी या संवेदनशील तंत्रिका ऊतकों का बना होता है। दूसरा, मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 मिलीलीटर होता है। तीसरा, मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। चौथा, महिलाओं का औसत भार जो है वो मस्तिष्क के अंदर देखा जाए तो 1350 होता है। चौथा। पांचवा अगला पॉइंट है कि मस्तिष्क जो है एक विशेष प्रकार की खोल में सुरक्षित होता है, जिस खोल का नाम होता है क्रीनियम खोल में सुरक्षित होता है जो बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद है मस्तिष्क के संबंध में अगला पॉइंट, तो मस्तिष्क 3 प्रकार की विशेष झिल्लियों से सुरक्षित होता है जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं या मस्तिष्क आवरण कहते हैं। सातवां, इसी आवरण के अंदर यदि सूजन आ जाती है तो उसको एक मेनिंजाइटिस डिसीज के तौर पर देखा जाता है। ठीक, ये जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको ये चीजें याद रखना है। फिर अपना ये क्लासिफिकेशन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी प्रोसेंसेफेलॉन, ये रिपीट ही कर दिया है, ये है मीसेंसेफेलॉन और ये है रोम्बेनसेफेलॉन, ये है रोम्बेनसेफेलॉन और प्रोसेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन। ठीक, फिर उसके बाद ये जो अग्र मस्तिष्क है वो 2 भाग में बटा है, सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन। तीसरा पार्ट इसमें क्या होता है, अपने अभी देखा था ओल्फैक्टरी। ठीक है, सेरिब्रम के बाद आगे डाइनसेफेलॉन को 2 भागों में देखा था, थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी प्रकार से मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा कार्टिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। फिर उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सेरिबेलम जो है इसको हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क, और सेरिब्रम को कहते हैं प्रमस्तिष्क, क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है या सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग के रूप में आप प्रमस्तिष्क को जानते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो है अनुमस्तिष्क। ठीक है, फिर एक एक करके काम देखते हैं इनका, कौन क्या काम कर रहा है। अग्र मस्तिष्क क्या क्या काम कर रहा है, इसके अंतर्गत अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम तो याददाश्त शक्ति को, बुद्धिमत्ता को, स्मृति को, ज्ञान को, ऐच्छिक गतिविधियों को, इन सब चीजों पे कंट्रोल करने का काम करता है। ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेनी है और एक एक करके नोट करनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जल का उपापचय यानी कि जल की मेटाबॉलिज्म क्रिया, ब्लड प्रेशर, पसीने का आना यानी कि ताप का नियंत्रण आना, गुस्सा आना, खुशी, प्यार, मोहब्बत की जो फीलिंग्स आना, इन सब चीजों पे कंट्रोल करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। किसी के प्रति लगाव होना, किसी के प्रति गुस्सा आना, ये इन सब चीजों पे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। आप दिल को बदनाम ना किया करें कि ये तो दिल का मामला है, दिल तो बच्चा है, दिल तो दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल कुछ भी नहीं है। जो भी ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर एक और है थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है, यदि आपको चोट लगती है शारीरिक, उससे जो दर्द हो रहा है उसको, ठंड को, गर्मी को, इन सब चीजों को पहचानने, इनसे संबंधित दर्द की भावनाओं को विकास करने, इन सब का काम करता है आपका थैलेमस। ठीक है, जब आपके शरीर में थैलेमस काम नहीं करेगा ना तो ठंड लगेगी भी तो महसूस नहीं होगी।
फिर उसके बाद मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा कार्टिजेमिना, तो ये आपकी दृष्टि यानी कि देखने की और श्रवण यानी कि सुनने की क्षमता पर नियंत्रण करता है या नियंत्रण करने का मुख्य केंद्र है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर है सेरिब्रल पेंडिकल, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों से जैसे मेरुरज्जु आदि से जोड़ता है। ठीक है, जैसे ये रहा, तो सेरिब्रल पेंडिकल क्या करेगा, इनको आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ब्रिज की भूमिका निभाएगा, जो क्या काम करेगा, वो कॉर्टेक्स वाले भाग को यानी कि सेरिब्रल के कॉर्टेक्स वाले भाग को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पश्चिम मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। ठीक है, जिसे रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो है वो शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि आपकी बॉडी पर जो कंट्रोल किया जा रहा है, आपको चक्कर आते समय आप जो गिरते हैं तो उस गिरने पर कंट्रोल करना यानी कि चक्कर ना आना, इन सब चीजों पे कंट्रोल कर रहा है आपका सेरिबेलम। फिर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके ब्लड प्रेशर को, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को, क्रमानुकुंचन यानी कि भोजन के धीरे धीरे नीचे सरक के जाने की क्रिया को, हृदय की धड़कनों को, इन सब चीजों पर नियंत्रण करने का काम कर रहा है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद हो नहीं रहा है लेकिन हो गया, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इस प्रकार से, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके क्या क्या कार्य हैं, यह संवेदी आवेगों को मस्तिष्क में लाता है, जितने भी आपके इम्पल्स हैं, आवेग हैं मस्तिष्क संबंधी, उनको लाने का काम करता है। ठीक है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन पर भी कंट्रोल करता है। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर ही लें, इसको नहीं याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मानकर चलें। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, ऊपर देखें मेडुला ऑब्लोंगेटा के पिछले भाग खोपड़ी के महाछिद्र यानी कि फोरमेन ऑफ मैग्नम से निकलकर कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुक के सामने समाप्त हो जाता है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस इसका ये याद रखना कि ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, इससे ज्यादा कोई विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पहली जो तंत्रिका है वो है क्रीनियल नर्व्स, इनकी कुल संख्या होती है टोटल 12 जोड़ी। 12 जोड़ी यानी कि टोटल संख्या होगी 24। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर कितने प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो दो प्रकार की, एक है क्रीनियल नर्व्स और दूसरी आपकी स्पाइनल नर्व्स। क्रीनियल नर्व्स यानी कि कपाली तंत्रिकाएं, जिसके अंदर टोटल 12 जोड़ी या कुल संख्या 24 तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और उसके बाद होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, जो होती हैं 31 जोड़ी। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न हर बार पूछा जाता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है, ये इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जा रही हैं, जो क्रीनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। ये परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछेंगे। बाकी के इसके काम, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न भागों में स्थित संवेदी अंगों से जोड़कर एक विशिष्ट सूचना संचार प्रणाली स्थापित करता है, यानी कि कम्युनिकेशन के काम में लाभदायक है। आपके बॉडी को बाहरी वातावरण से जोड़ने के लिए जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो संवेदनाओं को आदान प्रदान हो रहा है, उसका काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यह तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, गुच्छिकाओं और तंतुओं का बना होता है। यह अंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में हाइपोथैलेमस के द्वारा भूमिका निभाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर यह तंत्र दो प्रकार का होता है, एक अनुकंपी दूसरा परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य को करने का काम करते हैं और बॉडी को कम्युनिकेट करते हैं। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। हो जा भाई, सेल वीक हो गया लगता है। अनुकंपी तो इसमें रुधिर वाहिनी के संकुचन के प्रभाव से रुधिर चाप बढ़ जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का काम, ये ब्लड प्रेशर के संकुचन यानी कि घटाने का काम करेगा। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है ना। ऐसे यह एरेक्टर पिलाई पेशी का संकुचन करता है जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आपको इनके बारे में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे वो इनके कार्यों से ही रहेंगे। तो इन कार्यों को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इनको याद कर लें। ठीक है, फिर इससे संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो आपसे बन जाएंगे। जैसे ये श्वसन दर को तीव्र कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। ठीक है, श्वेत ग्रंथियों का स्राव आरंभ कर देता है। ठीक है, हृदय के संकुचन यानी कि हृदय की गति को बढ़ाता है। ये यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं क्या बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लार स्राव की वृद्धि को बढ़ाता है। मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है, ये संकीर्ण कर देता है। पाचक रस का स्राव में वृद्धि करता है। रुधिर वाहिनी को चौड़ा कर देता है। नेत्र की प्यूपिल को संकुचित करता है यानी कि जो पुतली है उसको संकुचित करने का काम करता है। और हृदय संकुचन की गति को घटाता है यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न है वो इनके कार्यों से ही होंगे जो आपको नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रयास करेंगे इससे संबंधित जो संवेदी अंग है उनको पढ़ने का। इसके पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो ऐसी स्थिति में बेल आइकन पे भी क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो ठीक है, अगली मुलाकात होगी संवेदी अंगों के संबंध में लेक्चर के द्वारा। तब तक के लिए जय हिंद।